गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे VSNS की करंट अफेयर्स जो कि हमारे सितंबर मंथ की है। तो यहाँ पे हम लोग इकॉनमी की कुछ लेसन देखने वाले हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है यहाँ पे। तो आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे आज एक ही लेसन में से कंप्लीट कर पाऊँगी। सो लेट्स डिवाइड इन 2 लेसन। तो फर्स्ट आज हम लोग देखने वाले कि अर्बन प्लानिंग इन इंडिया। तो काफ़ी डिटेल में है ये आर्टिकल, काफ़ी बेटर तरीके से आप लोग भी समझ पाओगे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंडेक्टनेस इन इंडिया। काफ़ी शानदार है, मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सप्लेन्ड आर्टिकल इन दिस मैगजीन और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये एक WTO की एक आपको देखने को मिलेगा क्लॉज है, तो इसे हम लोग समझेंगे। देन इंडिया का एक्सपोर्ट देखेंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में काफ़ी हटके थोड़ा एंगल यहाँ पे बताया गया है, तो इसे भी हम लोग देखने वाले। एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो है वो टेक्सटाइल के लिए PLI स्कीम लाया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ज़्यादा डिटेल में है नहीं। टेलीकॉम सेक्टर के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है। ओके, तो मैं भी यहाँ पे कोशिश करूँगी कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर करते हुए चलूँ। सिविल एविएशन सेक्टर के बारे में हम लोग कुछ नई बातें देखने वाले और न्यूज़ इन शॉर्ट्स, जो कि यहाँ पे छोटे टॉपिक बट बड़ा धमाका हो जाता है अगर आपको ये टॉपिक के बारे में नहीं पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक देखते हैं अर्बन प्लानिंग इन इंडिया। तो अभी हुआ क्या है कि नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो इस चीज़ को देखिएगा कि नीति आयोग जहाँ पे भी आ जाता है तो वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये वैसे भी आपके सिलेबस में है UPSC के अर्बन प्लानिंग, तो इसलिए आपको ये देखना है रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या बात है। सबसे पहले ओवरव्यू देखिए कि हमारे देश में जो अर्बन प्लानिंग कहने का मतलब है कि हम लोग अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन को और बेटर तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अभी क्या हालचाल है हमारे देश में। पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 377 मिलियन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। क्योंकि सेंसस क्या है, हर एक 10 साल में आपको जनगणना देखने को मिलती है। तो इस साल ये सेंसस लाने की बात की जा रही है, बट अब तक इसमें कोई फाइनल काम नहीं हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि पता नहीं अभी 2 महीने में भी ये सेंसस लाई जाएगी कि नहीं, क्योंकि इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन, कोई कहीं पे बातें नहीं हो रही है। तो इट मे बी डिलेड, और डिले भी होगा तो 1 साल नेक्स्ट ईयर ही आएगा, ठीक है, कोविड के कारण। तो ये चीज़ें देखिए कि अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं 2011 की ही सेंसस। तो 2021 और 22 की डेट अगर सेंसस लॉन्च हो जाती है तो ये सारे डेटा आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब 2011 36 तक अगर हम लोग देखें तो अर्बन ग्रोथ कहा जा रहा है कि 73% यहाँ पे राइज होगा। और क्यों? क्योंकि टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे राइज होने वाली है, अच्छी बात है। इकॉनमिक कंट्रीब्यूशन कितना है, तो अर्बनाइजेशन हमारे देश में इंडिया का जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 60% तक यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि एक देश की टेरिटरी के अंदर एक फिनेंशियल ईयर में टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी हो रही है, उसको यहाँ पे सम अप करके यहाँ पे GDP निकाला जाता है। जोग्राफिकल शेयर अगर हम लोग देखें तो अर्बन लैंड अगर इंडिया में है तो वो 3.1% है टोटल एरिया, लैंड एरिया जो हमारे देश में है। क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है ये अर्बन एग्लोमेरेशन को, तो सबसे पहले कहा गया है कि यहाँ पे स्टैट्यूटरी टाउन्स है। तो सेटलमेंट्स जो कि यहाँ पे कानून के अंदर नोटिफाई किया गया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या यूनियन टेरिटरी के द्वारा, ये आपका सेटलमेंट है लोकल बॉडीज़ के साथ, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, म्यूनिसिपल कमिटीज़ है। तो ये सब एक साथ इकट्ठे, इसको हम लोग स्टैट्यूटरी टाउन्स कहते हैं। सेंसस टाउन की बात करें तो सेटलमेंट जो कि अर्बन जैसा ये क्लासीफाई किया गया है सेंसस में, और जब ये सेट ऑफ क्राइटेरिया से मीट करते, जैसे कि एटलीस्ट कहा गया है कि सेंसस टाउन में जो मेन वर्कर है वो यहाँ पे 75% तक नॉन एग्रीकल्चर परस्यूट में इंगेज होनी चाहिए, तब उसको हम लोग सेंसस टाउन कहेंगे। और आउट ग्रोथ क्या है, आउट ग्रोथ कहने का मतलब है कि जैसे कि आप लोग देखो कि विलेज है, क्लियरली यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है कि उनके बाउंड्री और लोकेशन को, कि कौन सी यहाँ पे लोकेशन है जहाँ पे हम लोग गाँव कहेंगे। आउट ग्रोथ जो है ये अर्बन फीचर्स को पोजेस करता है। अर्बन फीचर्स मतलब कि मान लीजिए कि कोई विलेज है तो वहाँ पे अच्छे घर बन गए, पक्के घर बन गए, साथ ही यहाँ पे पक्के सड़कें बन गए, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बेटर तरीके का रोड है, हाईवे है, सब कुछ है, सारी बेसिक एमिनिटीज़ लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ। तो इसको हम लोग कहेंगे कि हाँ, वो जो विलेज है, गाँव है, वो यहाँ पे आउट ग्रोथ हो रहा है, इट मीन्स कि उसमें तरक्की हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा भी आपका बताया गया है कि अर्बन इंडिया में सेंसस टाउन आप लोग देख सकते हो कि ये आपका 14% अर्बन का है, इट मीन्स कि 54.3 मिलियन है। स्टैट्यूटरी टाउन है यहाँ पे 318 मिलियन तक, इट मीन्स कि 84% अर्बन का है। आउट ग्रोथ अगर हम लोग देखें तो 4.3 मिलियन है, इट मीन्स कि 1% यहाँ पे टोटल है। तो इस तरीके से आप लोग ये डेटा भी लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि जो प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट है उसमें रिफॉर्म करने की क्या ज़रूरत पड़ी।
सबसे पहली बात है कि आपको पता है कि पॉपुलेशन हमारे देश में बढ़ती ही जा रही है। अर्बन पॉपुलेशन की भी बात करें तो ये भी हमारे देश में बढ़ते जा रही है। तो इसलिए अब ज़रूरी है कि जिस तरीके से हमारे देश में अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस तरीके से हम लोग को अर्बन प्लानिंग भी करना ज़रूरी है। और अगर हम लोग देखें तो हमारे इंडियन इकॉनमी के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इफेक्टिव इंटरवेंशंस देखने को मिलता है। इट मीन्स कि अर्बन और स्पेशल प्लानिंग में तो अर्बन लैंड मार्केट हो गया, गवर्नेंस हो गया, इन सब को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पे अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल को टैप करें। इट मीन्स कि आप लोग देखो कि हमारे देश में जिस तरीके का पानी है, जितना भी पानी है, हम लोग यहाँ पे गलत तरीके से पानी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि हम लोग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर पैटर्न है वो भी कहीं कहीं आपको गलत देखने को मिलेगा, जिसमें कि पानी एक्सटेंसिवली यूज़ होती है सिंचाई के रूप में। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल की लेवल अगर कम है तो वहाँ पे कुछ बेटर तरीके का काम नहीं किया जा रहा है। हम लोग रीस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग वेस्ट वाटर को रिसाइकिल नहीं कर पा रहे। तो ये सब चीज़ों की कमी है। तो इसलिए आप लोग देखो कि अर्बनाइजेशन का सिग्निफिकेंस भी है इंडियन इकॉनमी में। अगर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे बेटर तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म करते जाए तो ये हमारे इंडियन इकॉनमी के लिए काफ़ी हद तक ज़्यादा ये फ्रूटफुल हो पाएगा। क्योंकि जीडीपी में भी आप लोग देखते हो कि 60%, इट मीन्स कि मोर देन 50% जो कंट्रीब्यूट होता है हमारे जीडीपी में वो अर्बन एरिया से होता है। तो कोई भी देश अगर यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो जाए तो वहाँ पे आपका जीडीपी बढ़ जाएगा, फुलफिलिंग होगी इंडिया का जो ग्लोबल कमिटमेंट है। आप लोग देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक हम लोग को इसको अचीव करनी है। और यहाँ पे है इंडिया का कमिटमेंट है ग्लोबल एजेंडा को लेकर। तो नेशनल यूनाइटेड नेशन का जो हैबिटाट न्यू अर्बन एजेंडा है और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, ये तीन ऐसी यहाँ पे ग्लोबल एग्रीमेंट है जिसे हम लोग इसकी टारगेट को मीट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द टोटल गोल्स टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड। इसमें से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटीज़ की बात की जाती है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 11 है। ओके, तो ये सब भी आप लोग देख सकते हो। साथ ही अगर देखें तो इंडिया का जो नेशनल ग्रोथ टारगेट है वो भी अचीव करना है। तो स्ट्रैटेजिक जो यहाँ पे प्लानिंग है, इससे क्या हो पाएगा कि हमारा जो सपना है 2024 तक कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, तो वो भी कहीं ना कहीं ये सपने हमारे पूरे हो सकते हैं। तो ये भी एक बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए। अर्बन सेक्टर्स एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देखो कि नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसका 17% तक यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा आगे आने वाले 5 साल में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हमारे यहाँ ज़्यादा हो पाएगा। मल्टी सेक्टोरल जो कन्वर्जेंस है वो इंश्योर हो पाएगा। इट मीन्स कि अगर हमारे यहाँ अर्बन प्लानिंग इकोसिस्टम स्ट्रॉन्गर है तो इसलिए हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पे जो अनलिंक्ड सेक्टोरल स्कीम है, कुछ ऐसे स्कीम है सेक्टर वाइज जो कि अनलिंक्ड है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ज करें और साथ ही साथ इससे बेटर यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अगर देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ का है। तो अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे हमें जो रिजल्ट आउटपुट देखने को मिल रहा है वो बेटर है। इंटर स्टेट अगर डिस्पैरिटीज़ देखें तो जैसे कुछ सर्टेन स्टेट है जैसे गोवा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात है, इनमें आप देखो कि 40% तक अर्बनाइजेशन अटेन हो चुका है। वहीं अगर आप दूसरी राज्य देखो जैसे बिहार, उड़ीसा, असम और यूपी है, यहाँ पे बहुत कम आपको अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा। 31% भी ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है। इट मीन्स कि लेस देन आपको यहाँ पे 25% देखने को मिलेगा कि अर्बनाइजेशन है। ठीक है, तो ये एक हमें जो है अलग देखने को मिलता है, राज्यों के कारण जो है विभिन्नता देखने को मिल रही है। मल्टी डायमेंशनल इश्यूज़ भी हैं। जैसे आप लोग देखो कि अगर हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट को देखते हैं तो जैसे देखिए स्लम वाली एरिया बहुत ज़्यादा है। धारावी स्लम जो मुंबई की है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम कहा जाता है पूरे ग्लोबल लेवल पे। ट्रैफिक कंजेशन है, आए दिन आपको बहुत ट्रैफिक देखने को मिलेंगे। प्रेशर देखने को मिलता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है जो अर्बन लैंड है। एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम है। वाटर स्कार्सिटीज़ की प्रॉब्लम है। कहीं ड्रॉट की प्रॉब्लम है, सूखा पड़ रहा है। ये सारे इंडिकेट करते हैं कि एक डीप और सब्सटेंशियल जो लैक ऑफ एडिक्वेट अर्बन प्लानिंग है। इट मीन्स कि आप लोग देखते हो कि अर्बन एरिया में कहीं ना कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर से जूझ रहा है या फिर कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि रिकरिंग प्रॉब्लम है। ओके, तो कहीं फ्लड आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, थोड़ी सी बारिश हो नहीं रही है कि वहाँ पे बाढ़ आ जा रहे हैं, पानी की कमी, थोड़ी सी टेम्परेचर अप नहीं हो रही है कि वाटर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। तो ये सब ये इंडिकेट करते हैं ना कि जो अर्बन प्लानिंग है उसकी कमी है और हमारे यहाँ गवर्नेंस फ्रेमवर्क की कमी है। सो ये सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिला। कहने का मतलब है कि क्यों हम लोग को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। सो दीज आर द रीज़न। इट मीन्स कि अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, हमारे इंडियन इकॉनमी के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंस है। हमारा इंडिया का जो ग्लोबल कमिटमेंट है उसको फुलफ़िल करना है। इंडिया की जो नेशनल ग्रोथ टारगेट है उसको अचीव करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है
और मल्टी सेक्टोरल जो कन्वर्जेंस है उसको इंश्योर करनी है, और इंटर स्टेट जो डिस्पैरिटी है उसको यहाँ पे हटानी है, मल्टी डायमेंशनल जो इश्यूज़ है उसको एलिमिनेट करनी है। सो दीज आर द सम मीन्स एक क्राइटेरिया है जिसके कारण हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। बट क्या आपको लगता है कि हमारे देश में अर्बन डेवलपमेंट को लेकर कोई कानून है, कोई लॉ है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है या फिर कुछ ऐसे स्कीम्स या वगैरह लाए गए हैं क्या? तो येस, इट इज़ ट्रू कि हमारे देश में काफ़ी स्टेप्स लिए गए, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 का था। उसके तहत क्या हुआ कि यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़, इट मीन्स कि अर्बन लोकल बॉडी की सेटअप की गई अर्बन एरिया में। इससे क्या हुआ कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो यहाँ पे अर्बन एरिया के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाएं। ठीक है, साथ ही मॉडल बिल्डिंग बाई लॉज भी है 2016 की, जो कि लीगल टूल है जिससे कि हम लोग यहाँ पे ऑर्डरली डेवलप कर सके एरिया का। साथ ही अगर स्कीम में देखें तो ये आपका स्मार्ट सिटी मिशन है, अमरूट स्कीम भी है, इट मीन्स कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये किस लिए है? तो अर्बन मैनेजमेंट को यहाँ पे प्लान करने के लिए और इंटीग्रेट करने के लिए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन एरिया के लिए, स्वच्छ भारत मिशन है अर्बन एरिया के लिए, जिससे कि हम लोग यहाँ पे क्लीन अर्बन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके और पक्का घर लोगों को प्रोवाइड कर सके। इसी के अलावा देखें तो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के द्वारा पब्लिश किया गया है। साथ ही 15th फाइनेंस कमीशन है, जिनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया कि परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पे चैलेंज फंड प्रोवाइड की जाएगी 8,000 करोड़ की उन स्टेट को जो कि यहाँ पे न्यू सिटीज़ के इंक्यूबेशन के लिए। तो ये जो अमाउंट अवेलेबल है ये हर एक प्रपोज के लिए, इट मीन्स कि न्यू सिटीज़ के लिए यहाँ पे 1,000 करोड़ है, और स्टेट को सिर्फ यहाँ पे एक न्यू सिटी ही आपका लेना होगा जिसमें कि ये स्कीम को प्रपोज किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके की हमारे यहाँ स्टेप्स ली गई। लेकिन क्या चैलेंजेस हैं? अगर हम लोग अपने यहाँ अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी को और इंक्रीज़ करते हैं तो इससे हमें क्या क्या परेशानी देखने को मिलेगी? सबसे पहली है कि इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी की कमी है हमारे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं जो कि लैंड को प्लान करने के लिए, कुछ सेक्टर्स को प्लान करने के लिए यहाँ पे डील कर रहे हैं, जैसे वाटर हो गया, सीवरेज हो गई, सॉलिड वेस्ट हो गई। तो हर एक फील्ड के लिए आपको अलग अलग यहाँ पे अथॉरिटीज़ देखने को मिलेगा। और इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन की कमी है। डिसेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब है कि पावर का डिवोल्यूशन। इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश में, फिर आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट है, 28 राज्य के स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरीज़ है। इसके तहत आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस देखने को मिलेंगे जो कि अर्बन एरिया में है, पंचायती देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे रूरल एरिया में है। ओके, तो इस तरीके से पावर का डिसेंट्रलाइजेशन की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उनको अभी तक अर्बन प्लानिंग फंक्शन के तहत वो अपना एलोकेट ही नहीं किया कि उनको अपने यहाँ किस तरीके से अर्बन प्लानिंग फंक्शन करनी है। साथ ही जो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग है इसकी भी कमी देखने को मिलती है। और फंक्शनल इश्यूज़ है, जो म्यूनिसिपल गवर्नेंस बॉडीज़ है उनमें आपको देखने को मिलेगा कि वो सही ढंग से काम नहीं करते। बहुत सारे जो इंडियन सिटीज़ है उसमें मेयर को यहाँ पे लिमिटेड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है, तो ये भी एक अलग ही प्रॉब्लम है। न्यू रिकॉग्निशंस देखने को मिल रहा है अर्बन एरिया का। अराउंड 8,000 टाउन्स है जिनको काउंट किया गया है अर्बन जैसा, और वो पॉपुलेशन एस्टिमेट करके सेंसस ऑफ इंडिया के तहत जो है इनको यहाँ पे पॉपुलेशन एस्टिमेट करके 8,000 टाउन्स को यहाँ पे काउंट किया गया, और इनमें से हाफ को यहाँ पे सेंसस टाउन कहा गया है। साथ ही आप देखो कि सिटीज़ और रीजन के प्लानिंग की भी कमी देखने को मिलती है। आज के डेट में स्टैट्यूटरी टाउन्स जो है वो 52% है और सेंसस टाउन 76% है। तो इनके पास कोई मास्टर प्लान ही नहीं है कि वो अपने ग्रोथ को कैसे गाइड करे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट उनको कहाँ करना चाहिए। कुछ और भी इश्यूज़ है, जैसे कि लैक ऑफ एडिक्वेट और टेक्निकली जो क्वालिफाइड प्लानर है पब्लिक सेक्टर्स में, इसकी कमी देखने को मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर्स की जो पार्टिसिपेशन है अर्बन प्लानिंग को लेके वो भी यहाँ पे कम ही है, कम क्या मुझे तो जीरो लगता है। लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल भी है, इट मीन्स कि कुछ स्पेसिफिक एरिया है जैसे कि रूरल एरिया प्लानिंग करनी है, कोस्टल एरिया प्लानिंग करनी है, इंडस्ट्रियल एरिया प्लानिंग करनी है, तो इसमें जो प्रोफेशनल है उसकी कमी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो लिमिटेड अवेयरनेस है अर्बन प्लानिंग को लेकर, तो ये भी कम ही आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर द चैलेंजेस। वे फॉरवर्ड में यहाँ पे एक रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है कि हेल्दी सिटी की प्लानिंग करनी होगी। इट मीन्स कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो 500 हेल्दी सिटी प्रोग्राम है जो कि 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे लाया गया, और प्रायोरिटी सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया जो कि स्टेट और लोकल बॉडीज़ के द्वारा। फिर आप देखो कि इंटरवेंशन एंड एडवांसमेंट है इन एग्जिस्टिंग अप्रोचेज़ को लेकर। तो यहाँ पे जो भी ज़रूरत है, जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी क्या ज़रूरत है उसको एक्सेस करना है, डेवलप करना है, और जो स्पेसिफिक प्रपोजल है उसको इंक्लूड करना है, इंक्लूसिव नेचर में लाना है। साथ ही आप देखो कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है अर्बन लैंड का। इट मीन्स कि यहाँ पे सब स्कीम है
जो कि रखा गया है प्रिपरेशन रिवीजन ऑफ डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन। तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए है कि जो अर्बन एरिया में लैंड है उसको कैसे यूटिलाइज़ करनी है। अर्बन गवर्नेंस को री इंजीनियरिंग करने की बात की जा रही है। क्लियर डिवीजन रखा गया है कि क्या रोल्स होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ है। साथ ही यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके ऊपर फोकस करनी है। आप देखो कि बहुत सारे क्वालिफाइड जो अर्बन प्लानर है पब्लिक सेक्टर्स में उसकी कमी है, तो उसकी कमी को यहाँ पे कॉम्बैट करनी है। और कैसे हो पाएगा, तो हमें जो वैकेंट पोजीशन है उसको फिल करना होगा, जो खाली पोजीशन है टाउन प्लानर का सैंक्शन करना होगा एडिशनल टाउन प्लानर पोस्ट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट निकालें हम लोग यहाँ पे। अंडरटेक करना होगा जो रेगुलर कैपेसिटी बिल्डिंग है तो उनको अपने टाउन प्लानिंग स्टाफ को यहाँ पे लेना होगा। साथ ही यहाँ पे उनको जो है एक प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह देना होगा। साथ ही नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देखो कि है भी, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे आपका ऑपरेशन भी किया जा रहा है, ऑपरेशनलाइज भी है, यूज़ भी किया जा रहा है। तो ये इस तरीके से हो सकता है। रिवीजन करना है कितने टाउन और कंट्री प्लानिंग एक्ट है। इट मीन्स कि जो आप देखो कि एक एपेक्स कमेटी फॉर्म की गई थी स्टेट लेवल पे, तो वो यहाँ पे रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं प्लानिंग लेजिस्लेशन को लेकर। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो सिटीजन आउटरीच कैंपेन्स है इसको भी कंडक्ट करानी होगी। जैसे मास्टर प्लान आपका जो है टाइम टू टाइम पब्लिश करना होगा। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे एडवर्टीज़ करनी होगी, यानी कि किस तरीके से सिटीजन्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है। लोकल अर्बन जो लीडरशिप है उसको बिल्डअप करना होगा। स्टेप्स लाना होगा कि कैसे अर्बन लोकल प्लानिंग में प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है उसको इन्हेंस कर सके, और किस तरीके से अर्बन प्लानिंग जो एजुकेशन सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत करे, क्या स्टेप्स लेना ज़रूरी है, कैसे कौन कौन सी मेजर्स लेकर आए जिससे कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स और जो मैच है डिमांड सप्लाई का वो कैसे और ज़्यादा मजबूत हो सके। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमें यहाँ पे करना होगा, और ये एक रिपोर्ट के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इतने सारे पॉइंट्स याद रखना कलेक्टिवली इट्स नेक्स्ट टू डिफ़िकल्ट, बट ठीक है आप ट्राई कर सकते हो। अब देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मेजर्स क्या है कि अर्बन डेवलपमेंट को प्लान करने का। तो गोल 11 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जिसका एम है कि सिटी को इंक्लूसिव बनानी है और सेफ बनानी है, जो कि अभी हम लोग देखें। यूनाइटेड नेशन हैबिटाट है जो कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस रिलीज़ करते हैं अर्बन और टेरिटोरियल प्लानिंग के लिए। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है जिनके द्वारा रिपोर्ट रिलीज़ की गई है वर्ड्स इनटू एक्शन गाइडलाइन को लेकर। उसके बाद सेंटाई फ्रेमवर्क है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, जो कि यहाँ पे 2030 तक इसका एम है कि जो डिजास्टर्स होने से जो रिस्क होती है, क्योंकि आपदा को हम लोग रोक नहीं सकते लेकिन उसकी जो रिस्क है उसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पे बात किया गया है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट अर्बन प्लानिंग इन इंडिया। तो सबसे पहले नीति आयोग की यहाँ पे एक रिपोर्ट है जो कि है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। इसी को देखते हुए यहाँ पे हम लोग बात किए। सबसे पहले देखिए कि हमारे देश में अर्बनाइजेशन का क्या हालचाल है एंड अर्बन एग्लोमरेशन की क्लासिफिकेशन, ये तीनों ध्यान रखना है। उसके बाद हमें रिफॉर्म करना क्यों पड़ा और इंटरनेशनल मेजर्स क्या है यहाँ पे अर्बन प्लानिंग को लेकर, ये सब देखें। इंडिया का क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या स्कीम्स है, क्या कानून है, ये भी देखें। और किस तरीके से हम लोग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी को अगर बढ़ा रहे, इंक्रीज़ करें, तो उससे क्या क्या चैलेंजेस निकल कर आएगी उसे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। वे फॉरवर्ड एक बहुत ही क्लासी वे फॉरवर्ड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर इंडेटनेस इन इंडिया। सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चर इंडेटनेस इन इंडिया में ये न्यूज़ में क्यों है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप लोग को पता है कि किसान भाई साहब बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं, बहुत ज़्यादा मनी लेते हैं। तो इंडेटनेस कहने का मतलब है कि एक कंडीशन जिसमें कि मनी लिया जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन है अगर पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड देखें तो ये काफ़ी बढ़ते ही गया, 57% से ये इंक्रीज़ हुई है इन 5 सालों में। और ये चीज़ें बताई गई है, एक लेटेस्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जो कि है सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड एंड लैंड होल्डिंग ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया 2019 का सर्वे है, जो कि वन ऑफ द फेमस बॉडी है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इनके द्वारा ये आपका सर्वे किया गया है। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मीन्स में। तो वहाँ पे आप लोग इस तरीके की स्टेटमेंट को कोट कर सकते हो और ये एक प्रॉब्लम बता सकते हो कि हमारी अगर प्रॉब्लम लिखने आए या फिर आपसे डायरेक्ट इस तरीके का इंडेटनेस में ही पूछ लिया जाए तो आप लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हो। इस रिपोर्ट की आपकी फाइंडिंग क्या है इसे देखिए। सबसे पहले बताई गई है कि जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है, यानी कि जो किसान भाई के जितने भी घर हैं, एवरेज इनकम और फार्म की इनकम कितनी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। इट मीन्स कि आप इस ग्राफ से देखो, दिस इज़ वंडरफुल ग्राफ। यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की है ना, इसमें बताया जा रहा है कि एवरेज इनकम क्या है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड का, और ये जो ब्लू कलर की है इसमें फार्म इनकम बताई जा रही है, ठीक है। फार्म सेक्टर में कितनी इनकम बढ़ी है। 2013 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एवरेज इनकम जो है यहाँ पे हाउस होल्ड की वो 2000 है, लेकिन वही अगर फार्म इनकम आप देख सकते हो तो ये 8000 से अबव है, ओके।
लेकिन वही अगर 2019 में देखें तो फार्म इनकम ये बढ़ के आप देख सकते हो कि 10,000 से भी बढ़ चुकी है। और साथ ही एवरेज इनकम अगर हम लोग हाउस होल्ड की देखें तो ये 4,000, इट मीन्स कि जस्ट डबल हो चुकी है। तो ये भी आप लोग कह सकते हो कि इस रिपोर्ट के द्वारा ये भी बताई गई है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे हाईएस्ट एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन है, यानी कि आंध्र प्रदेश के जो किसान हैं सबसे ज़्यादा लोन लेते हैं। और कुछ इस ऐसे राज्य है जिसमें कि हाईएस्ट प्रोपोर्शन देखने को मिला है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड का, जो कि डेट के अंदर है। तो यानी कि जितना वो यहाँ पे लोन लिए हैं वो उतना चुकता नहीं कर पाए, इट मीन्स कि कर्ज यहाँ पे बढ़ चुका है। तो वो है आपका आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तेलंगाना है और फिर केरल भी है। तो याद रखनी है। अब देखते हैं कि हमारे देश में एग्रीकल्चर इंडेटनेस की क्या हालचाल है, क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ इंडेटनेस देखें, यानी कि कितना कर्ज है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड का, तो ये 50% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन है, बुरी बात है ये। एवरेज अगर अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड देखें तो ये आप देख सकते हो कि एक घर में आपके यहाँ पे 74,000 तक का ये आपको एवरेज अमाउंट देखने को मिलेगा कि इतना लोन है 74,000 का। 20% जो लोन है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर या प्रोफेशनल मनी लेंडर से है। तो अगेन ये आप देख सकते हो 69.6, इट मीन्स कि 70% जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन सोर्स से लिया गया है, जैसे कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी और सरकार भी है जो कि कई तरीके के लोन देते हैं किसानों को। तो उनसे टोटल मिलाकर यहाँ पे 70% लोन है। 57% अगर लोन की बात करें तो ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ली गई है, कि सिंचाई वगैरह करने के लिए या फिर बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, केमिकल्स वगैरह खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। लेकिन रीज़न पहले आपको ये समझना होगा कि इतना कर्ज क्यों बढ़ रहा है, ऋणग्रस्तता क्यों बढ़ रही है, इंडेटनेस। तो इंडेटनेस जो है इसको हम लोग इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हाउस होल्ड जो है वो स्पायरल डेट में, इट मीन्स कि कर्ज में वो कॉट होते जा रहा है। इट मीन्स कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखते हो कि 3 सीजन होते हैं। एक होता है यहाँ पे खरीफ क्रॉप, ठीक है, ये आपको बताना है कि खरीफ क्रॉप किस महीने में, किस महीने से किस महीने तक इसका ड्यूरेशन है, किस महीने में ये बोया जाता है और किस महीने में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। देन आता है रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप को भी आपको बताना है। और ये भी आपको बताना है कि क्या खरीफ कौन सी यहाँ पे क्रॉप है जिसे हम लोग समर क्रॉप कहते हैं और कौन सी क्रॉप है जिसे हम लोग विंटर क्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से आंसर है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड आता है यहाँ पे जायद। ठीक है, तो ये 3 क्रॉप का आपको बताना है कि इसका सेशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है। तो ये 3 क्रॉप होते हैं। तो मान लीजिए कि खरीफ क्रॉप को यहाँ पे उगाने के लिए किसानों के द्वारा लोन लिया गया। ठीक है, अब इस खरीफ क्रॉप को उगाया गया, हार्वेस्ट किया गया, मार्केट तक इसको पहुंचाया गया, लेकिन किसानों को खास फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो अपने ऋण को, यानी कि जो उनका जो लोन था उसको वो चुकता नहीं कर पाए, उसको रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो उनका कर्ज हो गया। फिर आया रबी क्रॉप, रबी क्रॉप के लिए अगेन वो यहाँ पे लोन लिए। तो इट मीन्स कि आप लोग देख रहे हो कि ये रीज़न हो रहा है कि बार बार वो इस कर्ज के डेट में जो है, कर्ज के स्पायरल में वो कॉट होते जा रहे हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इंडेटनेस इस तरीके से बढ़ते ही जा रहा है। इट मीन्स कि एक सीज़न के बाद दूसरी सीज़न आ रही है तो भी यहाँ पे कर्ज लेना ही पड़ रहा है। अब इसका रीज़न क्या है? इनका रीज़न ये है कि इनकी जो एक्सेस है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में वो बढ़ चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट के एफर्ट्स है। आपको पता है कि गवर्नमेंट काफ़ी तरीके से एफर्ट्स लगा रही है, और जो हमारे किसान भाई को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनको कई तरीके से यहाँ पे मदद किया जा रहा है। तो ग्राउंड लेवल क्रेडिट है जो कि एग्रीकल्चर को दिया जाता है, और आज के डेट में ये डबल हो चुका है। ठीक है, अगर हम लोग 2014 से 2020 की अगर यहाँ पे बात करें तो ये काफ़ी डबल हो चुका है। कहाँ 7 लाख दी जाती थी, आज के डेट में 13 लाख है। इट मीन्स कि अप्रॉक्स 14 लाख आप कह सकते हो, तो डबल हो गई है। इनएडिक्वेट ग्रोथ है, यानी कि फार्म प्रोडक्टिविटी और जो इनकम है वो पिछले 10 साल से 20 साल से आप देखो तो वैसे ही है, कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे इसलिए कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो यहाँ पे डे बाय डे और सीज़न बाय सीज़न ये आपका इंक्रीज़ ही होते जा रहा है। क्लाइमेट चेंज एक सबसे इतनी बुरी गंदी इसकी इफेक्ट है, जिसके कारण आप देखो कि किसानों को इसका भरपाई करना पड़ रहा है। कहीं पे भी आप वेदर देखो काफ़ी सडन चेंज हो रही है, रेन पैटर्न काफ़ी चेंज हो रहा है। मानसून में भी आप देख सकते हो कि एक अनइवन रेनफॉल देखने को मिला, तो वो भी एक बहुत बिग कॉजेज़ था जिसके कारण कई तरीके के राज्यों के जो किसान हैं उनको नुकसान झेलना पड़ा। साथ ही प्राइस वोलेटिलिटी तो देखने ही मिलता है, क्योंकि प्याज की दाम आप देखो अभी फिर सर चढ़ जाएगा। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जब प्याज की दाम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्याज ही नहीं, आप टोमेटो की भी दाम देख सकते हो, अभी काफ़ी ज़्यादा राइज हो चुकी है। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल्स है उनकी प्राइस का कोई ठिकाना नहीं है, एक फिक्स्ड प्राइस नहीं है। पुअर एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं, इट मीन्स कि जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं हमारे देश में वो भी उतना खास मॉडर्न नहीं है। वैल्यू एडिशन भी आप लोग देखो कि पुअर तरीके का ही है।
साथ ही सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, यानी कि हमारे देश में जो अधिकतर किसान हैं वो स्मॉल लैंड होल्डिंग है। स्मॉल लैंड होल्डिंग कहने का मतलब है कि उनके पास जो ज़मीन है वो 1 हेक्टेयर या फिर इससे भी कम है। तो ये एक अलग प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी इम्पॉसिबल होता है कि वो उनकी जो ज़रूरत है ना अपने दिनचर्या को बिताने के लिए, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने परिवार का बेटर तरीके से निर्वाह करने के लिए वो उतना हो नहीं पाता, क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो ज़मीन है उसमें वो काम करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही पुअर रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म है। क्रॉप इंश्योरेंस आप देखो कि हमारे यहाँ जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया। तो फसल बीमा योजना में क्या है कि क्रॉप इंश्योरेंस है, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस अगर आप लोग देखो तो कई किसानों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है कि सरकार इस तरीके से उनको जो है क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और कई बार आप ये कंप्लेन देखते हो कि फसल बीमा योजना के तहत क्या होता है कि एक सीज़न में मान लीजिए कि खरीफ क्रॉप बर्बाद हो गए तो उसका जो पैसा है सरकार जो इंश्योरेंस देती है वो कई सालों के बाद देती है। एक डिले भी देखने को मिल रहा है पेमेंट में। सो दिस इज़ अनदर इशू है। साथ ही हाई कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन्स है, यानी कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं हमारे यहाँ, या फिर टेनेंट्स है, या फिर एग्रीकल्चर लेबरर्स है, तो वो भी आज के डेट में काफ़ी हेवली डिपेंड होते हैं जो इनफॉर्मल सोर्स होता है फाइनेंस का, जिससे कि वो अपनी क्रेडिट नीड जो है उसको मीट कर सके, और फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना होता है। तो इसके कारण जो है उनके पास कुछ बच नहीं पाता, और इतना ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना होता है तो इसके कारण वो पे नहीं कर पाते। तो ये दोनों रीज़न है। साथ ही एंसेस्ट्रल और इनहेरिटेड डेट भी है। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आज के जो किसान की जो जनरेशन है वही बस उनका ही कर्ज है। आप लोग देखो कि जो दादा दादी यहाँ पे जो किसान थे वो यहाँ पे कर्ज लिए हुए थे, वो अपना कर्ज नहीं चुकता कर पाए, तो वो किसके पास फॉरवर्ड हो गया? वो उनके बेटे और बहू के पास फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, अब ये बेटे बहू भी इस तरीके की किसानी कर रहे हैं, इनके पास भी उस तरीके का कर्ज अभी भी लोड है, इनका अपना खुद का भी कर्ज होगा, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। फिर इनके आगे इनका बेटा होगा, उनके ऊपर ये जाएगा। तो ये आप समझ सकते हो कि ये पुराना ये इस तरीके का जो कर्ज वाला सिस्टम है वो एक फैमिली से दूसरे फैमिली में ये बढ़ते जा रहा है। और इससे क्या होता है ना कि फार्मर्स जो है ना वो इतने बड़े बर्डन, यानी कि डेट ट्रैप के बर्डन में वो फंस जाते हैं। तो ये एक अलग आपको देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग देखो कि हमारे देश में किसान भाई जो हैं वो सुसाइड करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो जिसके बलबूते पे हम लोग जी पा रहे हैं, जिनके भरोसे हम लोग यहाँ पे खाना खा पा रहे हैं, 3 वक्त के हमें खाना मिल पा रही है, वो इतना मजबूर है आज के डेट में हमारे देश में कि उनको सुसाइड करनी पड़ रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन हो पा रही है। साथ ही फार्म लोन वेवर है, यानी कि कई बार आप देखते हो कि जो पॉलिटिशियन है वो अपने वोट बैंक के लिए कितना ज़्यादा फार्मर्स को लुभाते हैं, और वोट बैंक के लिए कि फार्मर्स किसान उनको वोट दे, उसके लिए किसानों की लोन माफ़ हो जाती है। एक तरफ आप देखो कि किसानों का लोन माफ़ हो गया, चलो ठीक है, अच्छी बात लगी किसानों की तरफ से, लेकिन ये जो किसानों का जो लोन माफ़ हुआ इससे हमारे बैंक बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है, हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी आप देखो कि वो छोटे छोटे जो है क्रेडिट देते हैं, वो लोन देते हैं, उनको भी घाटा हो रहा है आज के डेट में। तो एनपीए की जो रेशियो इश्यूज़ आपको देखने को मिल रही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो इश्यूज़ देखने को मिल रही है, ये बस इसके कारण भी है, ये वन ऑफ द रीज़न है जिसके कारण जो है हमारे बैंकों की हालत आज के डेट में बेटर नहीं है। इवन बहुत बड़ी बड़ी एनबीएफसीज जो है वो भी फेल हो रही है, तो वो भी उसके पीछे भी ये रीज़न है। साथ ही लिटिगेशन में आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चरिस्ट अगर हम लोग अपनी इंडिया में देखें तो बहुत तरीके से डिस्प्यूट होता है। जैसे लैंड डिस्प्यूट, ये सबसे बड़ी डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है। तो ये सब में आप देखो कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, मतलब कि ज़मीनी विवाद जो होते हैं इसमें इतना ज़्यादा लोगों की खर्च होती है। और अगर ये लिटिगेशन पहुंच गया, इट मीन्स कि अगर किसी कोर्ट में पहुंच गया तो वहाँ पे फिर किसानों के जो पैसे होते हैं वो बहुत खर्च होते हैं, टाइम बहुत खर्च हो जाता है। तो इसके कारण जो है वो यहाँ पे इस तरीके के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप देख सकते हो कि ये एक डेट ट्रैप ही है, और ये सारे रीज़न हैं जिसके कारण हमारे किसान भाई जो है इतने परेशानी झेल रहे हैं। अब इस तरीके का जो चलिए कर्ज हो गया, इस तरीके का डेट है, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट है ये समझिए। सबसे पहली इम्पैक्ट है कि हमारे इन्वेस्टमेंट कम हो रही है एग्रीकल्चर के को मॉडर्नाइज़ करने के लिए, क्योंकि आप देखते हो कि एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अभी जैसे आप लोग देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरीके से ये ऑर्डर आ चुका है कि कोई भी पटाखे नहीं जलाएंगे इस बार दीपावली में। ये क्यों आया है? क्योंकि हर बार आप देखते हो कि दीपावली में पटाखे जलते हैं, पॉल्यूशन बढ़ जाता है। अब ये पॉल्यूशन अचानक से तो नहीं बढ़ता, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता होगा। तो आप लोग देखो कि पंजाब हरियाणा वाले रीजन में हार्वेस्टिंग का टाइम होता है अक्टूबर में, और हार्वेस्ट करने के बाद जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो पूरे ग्राउंड में छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो ओपनली उस फील्ड को आग लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि सारे बाई प्रोडक्ट जो है जल के फिनिश हो जाते हैं, और फिर से वो लैंड प्रिपेयर हो जाता है नेक्स्ट
क्रॉप के लिए, अभी मेरे मुंह से निकलने वाला था कौन से क्रॉप के लिए, तो आपको ये बतानी है कि किसको विंटर क्रॉप कहते हैं, किसको समर क्रॉप कहते हैं। प्लीज़ जाके आप लोग भी थोड़ा सा गूगल कीजिए, और आप लोग अगर कहीं पढ़े हो तो उसको रिकॉल करने का कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए उसको कमेंट बॉक्स में लिख के। यू नेवर नो कि यूपीएससी आपसे क्या क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको सर्वगुण संपन्न होना है, इसलिए मैं हर दिन क्वेश्चन पूछती हूँ। तो उस तरीके से आप लोग लीजिए कि मेरे साथ साथ आपकी भी इन्वॉल्वमेंट हो, तभी मज़ा आएगा आपको ये लेसन सुनने में, अदरवाइज़ बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ, मैं उधर उधर की बातें नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं पॉइंट पे स्टिक रहती हूँ। तो बेटर है कि आप लोग भी उसी तरीके से परफॉर्म करो। ओके, तो यही बात होती है कि यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग पूरी तरीके से ओपन फील्ड को जला देते हैं, जिसके कारण वहाँ से पोल्यूशन आती है, और जो एनसीआर वाला रीजन है, दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें जो है आप कह सकते हो कि सोने में सुहागा हो जाता है जब यहाँ पे दिल्ली में पटाखे जलाए जाते हैं, तो उससे पोल्यूशन बहुत होता है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि एग्रीकल्चर में अगर कुछ मॉडर्नाइजेशन करना हो तो वो हम लोग कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे किसान भाई उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक हैप्पी सीडर करके एक मशीन आती है, ये एक ट्रैक्टर टाइप होता है जो कि पूरे बाई प्रोडक्ट्स को क्लीन करने के लिए होता है। बट हमारे यहाँ के किसान जो है ना, वो इतने कर्ज में ऑलरेडी डूबे हुए हैं कि वो हैप्पी सीडर जैसी मशीन भी परचेज़ करने के काबिल नहीं है। और दूसरी बात होती है कि एक पूसा डिकम्पोज़र लाया जा रहा है। पूसा डिकम्पोज़र काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है, बट पूसा डिकम्पोज़र क्या है कि एक कैप्सूल होता है, और उसको छिड़काव भी कर सकते हैं कि उस फील्ड में पूरा छिड़काव कर दो, धीरे धीरे वो बाई प्रोडक्ट जो है अपने आप पूरे मिट्टी के साथ डिकम्पोज हो जाएंगे। ओके, तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। तो इसलिए ये मॉडर्नाइजेशन टेक्निक को वो अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्ज है उनके ऊपर। डिस्ट्रेस सेलिंग है, जैसे आप लोग देख सकते हो कि जो डेट ऑब्लिगेशंस है उसको फुलफिल नहीं कर पाते। मार्जिनलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा फार्मिंग कम्युनिटी में, और एक्सट्रीम केसेस होती है, यानी कि हमारे यहाँ जो फार्मर की सुसाइड है उसकी केसेस तो मैं नहीं बता सकती। आज के डेट में आप देखो कि पहले जब यूपीए गवर्नमेंट होती थी तो उनके टाइम पे बताया जाता था कि फार्मर्स की सुसाइड की कितनी नंबर है, बट ये जो मोदी सरकार है ना, ये इन सारी जितनी भी ख़राब चीज़ें हमारे देश में, उनकी सारी रिपोर्ट को वो हाइड कर लेते हैं। ना ही हमारे देश में ये बताएंगे कितने लोग गरीबी से मर रहे हैं, कितने लोग भूखमरी से मर रहे हैं, कितनी बच्चियां स्कूल नहीं जा रही है, कितने लोगों का जॉब खत्म हो गया, कितने लोग जॉबलेस हो गए, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा कि सरकार प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए आपको आज के डेट में नहीं पता चल रहा है, बट ये अभी भी एग्जिस्ट करती है। ओके, साथ ही हमारा आप देखो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी है वो बहुत बढ़ चुका है। कोविड-19 के कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अबव पॉवर्टी लाइन में थे, लेकिन कोविड-19 ने ऐसा उनको चपेट में लिया है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए, तो गरीबी रेखा और बढ़ चुकी है। साथ ही साथ उनके सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ में चारों तरफ से आप देखो कि इम्पैक्ट है। उनके घर में भी, चाहे वो एजुकेशनल आउटकम्स हो, चाहे हेल्थ आउटकम्स हो, कहीं से भी वो बेटरमेंट नहीं कर पा रहे। इंडेटनेस जो है, जो इस तरीके का कर्ज है, इसमें आप देखो कि न्यू लोन का भी प्रोविज़न है, और एक प्रेशर हो रहा है हमारे बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि आप देखो कि जो डिफ़ॉल्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ रही है। तो डिफ़ॉल्ट कर पा रहे हैं जो किसान है, वो लोन ले रहे हैं, वो अपनी लोन को रिपेमेंट नहीं कर पा रहे। साथ ही लॉस ऑफ प्रॉपर्टी राइट है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि मनी लेंडर्स जो है वो उनके पास प्रॉपर्टी राइट की कमी है। ये सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आप देख सकते हो कि ये इम्पैक्ट बता रहा है, यानी कि अगर एक इंसान और एक किसान जो है अगर इस तरीके से कर्ज में डूबा है तो वो क्या क्या नहीं कर पा रहा है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें इस इश्यूज़ को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना होगा, और इसके लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। तो वो कैसे होगा? हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को और फार्मर्स की जो इनकम है उसको इन्हांस करना होगा, और सरकार का एक सपना भी है, ये भी याद रखिएगा कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, वो भी नेक्स्ट ईयर तक, तो 2022 तक का सपना है। देखते ये पूरा होता है कि नहीं। रिस्क मिटिगेशन करना है, इट मीन्स कि जो क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम है उसको एकदम से आपको एक्टिव करना है, और जितने भी किसान हैं उनको जाके बताना है, वहाँ तक उनको पता होना चाहिए। अगर किसानों को नहीं पता है तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्राउंड लेवल पर आकर जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी मदद से सारे किसानों तक इस तरीके की स्कीम के बारे में पता हो करवाए। साथ ही एसेसिबिलिटी इंक्रीज़ हो, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ सारे हैं, जैसे कि स्पेशली फॉर स्मॉल एंड फार्मर्स, जो मार्जिनल फार्मर्स है उनके लिए क्रेडिट एक्सेस होना चाहिए। साथ ही फिनेंशियल लिटरेसी और क्रेडिट काउंसलिंग सेंटर्स भी इस्टेब्लिश करें। फिनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास 100 रुपये भी है तो आपके पास एक फिनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं फिनेंशियल लिटरेसी? फिनेंशियल लिटरेसी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ है ना, तो आपको 100 रुपीज़ में से आपकी जो पूरी नीड है, जो आपके लिए फुलफ़िल होनी चाहिए और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप फुलफ़िल कर सको। साथ ही आप कुछ परसेंटेज ऑफ मनी वहाँ से सेव भी कर सको। तो ये भी आपको सीखना होता है, ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है। क्रेडिट काउंसलिंग ये सेंटर भी होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही आप देखो कि एक मनी लेंडर जो डेट रिडेम्पशन फंड है इसको भी सेटअप करना चाहिए।
ये वन टाइम मेज़र है जिसमें कि लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। इट मीन्स कि बैंकों के द्वारा फार्मर्स को लंबे समय तक के लिए लोन दिया जाए और उनको इस तरीके का एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाए कि वो अपने कर्ज को रिपे कर सकें। इट मीन्स कि जो मनी लेंडर है जिनसे वो पैसा ले रखे हैं उनको वो अपना पैसा दे सके। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लोकल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज़ है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जिनको यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा सकता है इस तरीके के सेटलमेंट में, यानी कि मनी लेंडर से जो यहाँ पे सेटलमेंट करना है उससे वो इनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर द वे फॉरवर्ड, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और इसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की क्या इंटरवेंशन है जिससे कि जो फार्मर्स की और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंडेटनेस है उसको कम करने के लिए तो सरकार भी यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्कीम लेकर आई है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जिसे हम लोग PM किसान कहते हैं। इसके तहत जो है किसानों को 6,000 रुपीज़ दी जाती है एक साल में और 2,000 का जो है इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो ये याद रखनी है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे सारे स्टेजेस जो क्रॉप साइकिल की है, इट मीन्स कि पोस्ट हार्वेस्ट के करने के बाद भी कटाई हो जाती है फसलों की, उसके बाद भी अगर फसल बर्बाद हो जाती है, किसी तरीके का रिस्क है, तो उसमें भी इंश्योरेंस दिया जाएगा। फिर यहाँ पे जो MSP है वो यहाँ पे आपका इंक्रीज़ किया गया सारे खरीफ और रबी क्रॉप के लिए, और इंश्योर किया गया कि 50% यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन होनी चाहिए। जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा है, यानी कि जितना किसानों को यहाँ पे इनपुट लगी है खरीफ और रबी क्रॉप को उगाने में, उसका जो है 50% उनको फ़ायदा होना चाहिए। साथ ही आप देखो कि कॉर्पस फंड का भी यहाँ पे क्रिएट किया गया, जैसे माइक्रो इरिगेशन फंड है तो यहाँ पे 10,000 करोड़ भी है। एग्री मार्केटिंग फंड है जिसमें कि आप देखो ENAM और GRAM है, तो इसको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपका 2,000 करोड़ रखा गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाई गई है जिसमें कि आप देखो कि यहाँ पे एग्री लॉजिस्टिक को यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा, तो 1 लाख करोड़ तक का फंड यहाँ पे रखा गया है। सो दीज आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए एक बार मैं यहाँ पे रिकॉल कर देती हूँ एग्रीकल्चर इंडेटनेस इन इंडिया। तो आज के डेट में ये बताया जा रहा है कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है उसमें लोन काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, मोर देन 50%। की फाइंडिंग में ये बताया गया कि जो एवरेज इनकम है और जो यहाँ पे फार्मर इनकम है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है। साथ ही स्टेटस क्या है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड का वो हम लोग देख लिए। रीज़न क्या क्या है वो हम लोग देख लिए कि सबसे बड़ी रीज़न है कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का एक्सेस है वो बढ़ा है, इनएडिक्वेट ग्रोथ है हमारे फार्म प्रोडक्टिविटी और इनकम में, पुअर रिस्क मिटिगेशन है, हाई कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन है, और एक एंसेस्ट्रल डेट है, और साथ ही फार्म लोन वेवर है और लिटिगेशन है। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रेस सेलिंग है, मार्जिनलाइजेशन है और रूरल पॉवर्टी बढ़ रही है। ओवरऑल इसका सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्पैक्ट है, इंडेटनेस है और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी राइट है। तो ये सारी हम लोग देख चुके हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये कहा गया कि WTO की जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है ये आपका जो है ये हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अगेंस्ट में है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ये कंडक्ट किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के द्वारा, और ये कब फोर्स में आया तो 1995 में। यहाँ पे क्या होता है कि एक फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करते हैं जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म के लिए हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ होती है, हर एक कंट्रीज़ की अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर जो पॉलिसीज़ होती है उन सब में ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म लाने के लिए ये एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एग्रीमेंट में क्या क्या कवर किया जाता है। सबसे पहले मार्केट एक्सेस, जितनी भी कंट्री है उनकी अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर्स का, उनका अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मार्केट एक्सेस होना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे ट्रेड रेस्ट्रिक्शन की यूज़ होनी चाहिए, जैसे कि टैरिफ वगैरह लगाया जाए इंपोर्ट के ऊपर, डोमेस्टिक सपोर्ट होना चाहिए, सब्सिडीज़ वगैरह यूज़ करे, अदर सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो यूज़ करे, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग देखो कि जिस तरीके का प्रोडक्शन है वो यहाँ पे चले और जो ट्रेड है उसको डिस्टॉर्ट करे। साथ ही यहाँ पे एक्सपोर्ट कंपटीशन होना चाहिए। आप लोग देखो कि जिस तरीके से सारे कंट्रीज़, हमारे कंट्रीज़ भी जो है, हमारे देश भी जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ देते, हमारे जो प्रोडक्ट वगैरह है उसको हम लोग दूसरे कंट्रीज़ में प्रोवाइड करने के लिए सब्सिडीज़ देते, जो कि उसका प्राइस यहाँ पे कम हो जाए, और गवर्नमेंट का सपोर्ट प्रोग्राम भी रहता है जिससे कि जो एक्सपोर्ट है उसको सब्सिडाइज़ किया जाता है। तो ये सारे कवर किए गए हैं एग्रीमेंट में। साथ ही अगर हम लोग इस एग्रीमेंट के तहत देखें तो WTO के जो मेंबर है ना वो एग्री होते हैं कि वो यहाँ पे स्केड्यूल करेंगे और जो कमिटमेंट का लिस्ट है उसको भी वो प्रिपेयर करेंगे, और उसी के हिसाब से वो टैरिफ वगैरह जो है उसकी लिमिट सेट करेंगे, और वो ये अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर, और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक सपोर्ट का लेवल है और जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ की लेवल है उसके ऊपर। अब ये जो एग्रीकल्चर ट्रेड रिफॉर्म है ये आपका जिस तरीके से एग्रीकल्चर एग्रीमेंट का जन्म हुआ है तो उसके साथ ये एग्रीकल्चर ट्रेड रिफॉर्म जो है ना ये ख़त्म नहीं हो जाता, इसका एंड नहीं हो जाता।
WTO के जो मेंबर्स हैं ना वो यहाँ पे कंटिन्यू रखे, यानी कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर ट्रेड रिफॉर्म करते रहते हैं उसको यहाँ पे नेगोशिएट करने के लिए ये आपका जारी है। तो ये मत समझिएगा कि एग्रीमेंट यहाँ पे आ चुका है तो इसका मतलब कि अब यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रेड रिफॉर्म नहीं होगा, तो इस तरीके की बात नहीं है। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि एग्रीकल्चर, ये जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है ना, इसके बीच में कभी कभी यहाँ पे नेगोशिएशन भी हुआ है। तो इसमें क्या क्या है कि उरुग्वे राउंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे दोहा राउंड देखेंगे। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उरुग्वे राउंड में क्या था। तो उरुग्वे राउंड में क्या था कि ये जो आपका निकल कर आया, बेसिकली अगर हम लोग एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर देखें तो ये कहाँ से निकल कर आया, तो ये WTO के मेंबर्स के द्वारा ये साइन किया गया था उरुग्वे राउंड में। सो ये सबसे पहले इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये आपका यहीं से निकल कर आया। स्पेसिफिक अगर हम लोग कमिटमेंट देखें कि जो सपोर्ट और प्रोटेक्शन अगर डोमेस्टिक सपोर्ट के एरिया में यहाँ पे लेकर आना है, तो वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ कि ये कमिटमेंट किया गया इस एग्रीमेंट के तहत कि जो सपोर्ट और प्रोटेक्शन है डोमेस्टिक सपोर्ट के एरिया में, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ वगैरह दिया जाता है। हमारे देश में आप देखो कि काफ़ी प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपोर्ट दी जाती है, सब्सिडीज़ दी जाती है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो WTO को प्रॉब्लम हो जाती है। मार्केट एक्सेस होना चाहिए, तो इन सब के लिए जो सपोर्ट और प्रोटेक्शन दी जाती है उसको कम किया जा रहा है। साथ ही आप देखो कि नॉन ट्रेड कंसर्न को भी यहाँ पे रखा जाता है, जिसमें कि फूड सिक्योरिटी है और साथ ही जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो उस पर भी बातें रखी जाती है। स्पेसिफिक और डिफरेंशियल जो ट्रीटमेंट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही स्पेशल एग्रीकल्चर सेफगार्ड भी है, ये भी आपका प्रोवाइड किया गया है डेवलपिंग इकॉनमीज़ को। उरुग्वे राउंड में आप देखो कि यहाँ पे कैटेगरीज रखी गई है, ये आप 3 कैटेगरी देख सकते हो, ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स, ठीक है। इससे रिलेटेड UPSC में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, अभी मैं फाइंड आउट करती हूँ, मुझे मिल जाता है तो मैं आप लोग के साथ इसको और डिस्कस करा दूंगी, बट सबसे पहले आप इस आर्टिकल को समझो, ठीक है, फिर आप लोग देख पाओगे कि UPSC में कितना रेलिवेंट हो जाता है ये सारा टॉपिक। ग्रीन बॉक्स की बात करूँ तो ये एक्चुअली ये ग्रीन है, तो ग्रीन में आप लोग समझ सकते हो कि ग्रीन कुछ ग्रीनरी के बारे में बात होगा। तो इसमें मेनली जो मेजर्स किया जाता है ना, आप लोग देखो कि जो कमिटमेंट रिडक्शन है उसको एग्जाम्प्ट किया गया है। पहले ये समझिए कि ग्रीन बॉक्स जो है वो आपका डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ मेंबर दोनों में ही अप्लाई होता है। इन केस अगर हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखें तो यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट की बात की जाती है कि गवर्नमेंट की यहाँ पे स्टॉक होल्डिंग जो प्रोग्राम है फूड सिक्योरिटी पर्पस को लेकर, और जो फूड प्राइसेस को सब्सिडाइज़ किया जाता है अर्बन और रूरल पुअर के लिए, तो उस रिस्पेक्ट में इसको प्रोवाइड की जाती है। इट मीन्स कि ग्रीन बॉक्स आपका किस चीज़ के लिए, तो ग्रीन बॉक्स आपकी सब्सिडी के बारे में बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी पर्पस के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि ग्रीन बॉक्स में क्या है कि डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ दोनों को ये आपका प्रोवाइड किया जाता है। बट अगर हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ के केस में देखें तो स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है, जो गवर्नमेंट की प्रोग्राम है वो भी फूड सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और जो सब्सिडाइज फूड प्रोसेस है उसके लिए। और अम्बर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे बातें की जाती है सारी डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स, यानी कि जो आपके प्रोडक्शन को और ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं विद सम एक्सेप्शंस, वो इस अम्बर बॉक्स के अंदर आते हैं। जैसे आप देखो MSP है, MSP दिया जाता है 23 क्रॉप्स के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि उन सारे क्रॉप्स में एक सिक्योरिटी होती है कि अगर उस क्रॉप को मार्केट में नहीं बिका और नहीं बेचा गया तो एटलीस्ट सरकार जो डिफाइंड प्राइस यहाँ पे फिक्स किया गया है उस मिनिमम प्राइस में इसको परचेज़ कर लिया जाएगा। प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है, सम टोटल ऑफ सब्सिडीज़ होती है, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स वगैरह में सब्सिडी दी जाती है, वाटर है, क्रेडिट है, यहाँ पे पावर है, तो इन सारी चीज़ों में सब्सिडीज़ दी जाती है। तो ये सब कुछ ऐसे यहाँ पे पहलू है ना जिसके कारण आप देखो कि प्रोडक्शन डिस्टॉर्ट और ट्रेड डिस्टॉर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो सारे डोमेस्टिक सपोर्ट्स जो हर एक कंट्री अपने देश में किसान भाई और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करते, वो सब किसके अंदर आता है, अम्बर बॉक्स में। ब्लू बॉक्स में क्या होता है कि बेसिकली आप लोग देखो कि जो अम्बर बॉक्स सब्सिडी है वही है ये, बट यहाँ पे एक लिमिट है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि जो प्रोडक्शन है उसको लिमिट कर देता है। कोई भी जो सपोर्ट है वो नॉर्मली आपका अम्बर बॉक्स में, तो उसको ब्लू बॉक्स में रख दिया जाता है। अगर सपोर्ट को यहाँ पे ज़रूरत है, यानी कि अगर सपोर्ट जो है ये फार्मर्स को ज़रूरत है कि वो अपने प्रोडक्शन को लिमिट करे, जैसे आप देखो कि अम्बर बॉक्स में क्या है कि सारे डोमेस्टिक सपोर्ट के मेजर्स को यहाँ पे रखा गया है, और ये एक ऐसा सपोर्ट है जिससे ये कहा जाता है कि किसानों को अपने प्रोडक्शन को लिमिट करनी है, तो वो सारी बातें जो है ब्लू बॉक्स में रखा जाता है। यहाँ पे जितने भी चीज़ें मेजर्स होती है ना, इसमें आपका जो रिडक्शन कमिटमेंट है उसको यहाँ पे बाहर रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ग्रीन बॉक्स में क्या है कि ग्रीन बॉक्स में आपका फूड सिक्योरिटी पर्पस और सब्सिडाइज्ड फूड प्राइस रखी गई है। अम्बर बॉक्स में क्या है, हर सारे डोमेस्टिक सपोर्ट है, लेकिन अगर सारे डोमेस्टिक सपोर्ट्स में आपका जो है यहाँ पे अगर प्रोडक्शन लिमिट करनी है तो उस चीज़ को ब्लू बॉक्स के अंदर रखा गया है।
इसके आगे आप लोग देखो कि स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बॉक्स भी होता है ये WTO के अंदर। एक्चुअली यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ होती है, जैसे आप देखो कि यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह दिया जाता है किसान भाई को, तो उनमें कुछ सब्सिडीज़ दी जाती है। पंप सेट्स भी दिए जाते हैं, तो उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट और सब्सिडीज़ होती है। एग्रीकल्चर इनपुट सर्विस है, जैसे हमारे देश में जो किसानों को फर्टिलाइज़र दी जाती है उसमें कई ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जाती है। तो ये एक स्पेशल है, लेकिन अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हम लोग इस बॉक्स की बात करें तो सब्सिडीज़ जो है वो सिर्फ यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ और लो इनकम कंट्रीज़ के द्वारा ही देना चाहिए। कोई भी डेवलप कंट्रीज़ अपने देश के किसान को इस तरीके से सब्सिडीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये भी इस बॉक्स में लिखा गया है। तो इसलिए इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे आप लोग देखो डी मिनिमिस भी है। तो डी मिनिमिस कहने का क्या मतलब है? मिनिमिस कहने का मतलब है मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है अगर आपका ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है तो भी। अगर ट्रेड व्यापार यहाँ पे बर्बाद हो रही है, कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है, तो भी यहाँ पे मिनिमम काइंड ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इट मीन्स कि जितना वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है डेवलप कंट्रीज़ का, उसका 5% यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। वहीं अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए देखें तो ये 10% तक यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके तहत आप देखो कि एक पीस क्लॉज भी है, शांति का भी एक क्लॉज है। यहाँ पे क्या है कि डोमेस्टिक सपोर्ट जो मेजर्स है उसके प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड की जाती है जो WTO के मेंबर है। साथ ही पीस क्लॉज जो है वो 2004 में एक्सपायर्ड हो गया था। दूसरी यहाँ पे टेम्प्रेरी पीस क्लॉज जो है वो बनाया गया है WTO के बाली कॉन्फ्रेंस के तहत। तो ये आपका जो है 2017 तक रहा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पे दोहा राउंड आता है। दोहा राउंड आपका 2013 का जो 13 का जो बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसी को हम लोग दोहा राउंड कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक एग्रीमेंट को नेगोशिएट किया गया। इट मीन्स कि परमानेंट सॉल्यूशन लाया गया जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की जाती है। जो यहाँ पे आप लोग देखो कि कुछ सामानों का जो है ना वो पूरी तरीके से आप देखो कि स्टॉक होल्डिंग की जाती है, तो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसका परमानेंट सोल्यूशन लाया गया दोहा राउंड में। यहाँ पे ग्रीन बॉक्स लिस्ट को जनरल जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसको और ज़्यादा बढ़ाया गया। एक डिक्लेरेशन यहाँ पे लाई गई कि सारे तरीके की जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ दी जाती है उसको कम करना है और ट्रांसपेरेंसी और जो मॉनिटरिंग है उसको थोड़ा सा इन्हेंस करना है। एक टेम्प्रेरी पीस क्लॉज जो है उसको ऐड किया गया था बाली में, ठीक है। 2015 की यहाँ पे नायरोबी पैकेज भी थी। यहाँ पे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ थी इसके तहत ये रखा गया था कि जो भी देश अपने प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज़ देते तो उसको एलिमिनेट करना है। इसी स्टेटमेंट को लेकर हमारे देश में कई बार जो है ये कहा जाता है कि हम लोग यहाँ पे WTO की जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है तो उसको हम लोग वायलेट करते हैं, बस इसी बेसिस पे, क्योंकि हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनके सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे सब्सिडीज़ देना होता है, जिससे कि जो एक्सपोर्ट की प्राइस है वो यहाँ पे सस्ती हो जाती है, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि कंसर्न क्या है इंडिया के द्वारा निकल कर आ रहा है और अदर जो डेवलपिंग नेशंस है उनका क्या निकल कर आ रहा है, तो सबसे पहले परमानेंट और वर्केबल सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें जो फूड सिक्योरिटी को लेकर है, तो कंसर्न क्या है कि इंडिया यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ जो भी WTO के है वो यहाँ पे एज ए हम लोग मेंबर है तो हम लोग एग्री करते हैं कि हाँ परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे कि कई बार पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के ऊपर जो है कोई सामान को यहाँ पे स्टॉक करके रख लिया जाता है और जब मार्केट में उसकी कमी होने लगती है तो ब्लैक में उन सारे सामानों को बेचा जाता है, जैसे प्याज वगैरह आप देखते हो। तो इसके ऊपर काफ़ी डिस्प्यूट होता है, तो हम लोग इस बात को WTO में कहते हैं कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए इस पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को लेकर। साथ ही डेवलपिंग कंट्रीज़ के अगर हम लोग बारे में बात करें तो वो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पे पेनलाइज नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर लिमिट है और लिमिट को यहाँ पे अगर तोड़ा जाता है, ब्रीच किया जाता है, तो उसको पेनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है किस चीज़ से लेकर, तो पीस क्लॉज को लेकर जो कि बाली कॉन्फ्रेंस पे रखा गया है और यहाँ पे अलाउ किया गया है कि 10% जो कैप लगाई गई है MSP को लेकर उसके बियॉन्ड यानी कि 10% से भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इंडिया का प्रपोजल क्या है इन सारे कंसर्न को लेकर, तो हम लोग ये कहते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी है जो सिर्फ यहाँ पे ग्रेट इकोनॉमिक रेलिवेंस के लिए ही नहीं है बल्कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के सोशियो पॉलिटिकल कंसर्न को लेकर, तो इसके ऊपर एड्रेस करना चाहिए। सारे मेजर्स जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा लिया गया है वो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए होनी चाहिए, यानी कि गरीबी को हटाने के लिए होना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र को यहाँ पे डेवलप करने के लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को नौकरी मिले, और जो यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर है उसका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, इसको एग्जेम्प्ट करना चाहिए, वो भी किसी भी फॉर्म ऑफ रिडक्शन कमिटमेंट के लिए। तो ये चीज़ें हम लोग के द्वारा ये कहा गया है कि एक्चुअली ये सारी बातें जो है इन सबको यहाँ पे एग्जेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप देखो कि जो प्रोडक्ट कवरेज है इसमें रैशनलाइज हो। इट मीन्स कि प्राइमरी यहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि रबर भी हो गया, साथ ही यहाँ पे आपका जूट भी हो गया, क्वायर भी हो गया, अबाका भी हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए फूड सिक्योरिटी के पर्पज़ पे।
अगर हम लोग हाई फार्म सब्सिडीज़ देखें जो कि डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे क्या कंसर्न है, WTO का जो रूल्स है ना, ये काफ़ी पॉसिबल बनाता है अमीर देशों के लिए कि वो यहाँ पे इस तरीके से हाई सब्सिडीज़ जो दी जाती है ना, उससे वो दूर रहे। बट अगर हम लोग वहीं डेवलपिंग नेशंस की बात करें, इंडिया जैसे कंट्रीज़ की बात करें, तो ये जो सब्सिडीज़ है ना, ये डीस्टेबलाइज कर देती है। इट मीन्स कि जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस है उसको यहाँ पे गिरा देती है, ख़तरनाक बना देती है, डिप्रेस कर देती है, और जिससे कि फार्मर्स की जो इनकम है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो कहीं ना कहीं एडवर्स इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है। 2015 में यूएस के जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड किए, कितना, तो $7,860, जो कि ऑन एन एवरेज हर एक किसानों को यहाँ पे दिया गया। और इसी के कॉन्ट्रारी अगर हम लोग देखें तो 2014 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पे इतने ही सब्सिडी दिया गया, $417, जो कि आपका 9.05 करोड़ फार्मर्स होते हैं। तो इतने फार्मर्स को हम लोग इतनी सब्सिडी दिए, ठीक है। ये एक कंसर्न है जो कि यूएस भी दिया, हम लोग भी दिए, ये कंसर्न है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो सारे फॉर्म्स जो यहाँ पे एक्सपोर्ट सब्सिडाइजेशन है, जिसमें कि आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट भी आता है, गारंटी भी आता है, प्राइस डिस्काउंट भी आते हैं, इंश्योरेंस प्रोग्राम भी आता है डेवलप कंट्रीज़ में, इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ में ऐड करना चाहिए। क्योंकि आप लोग देखते हो कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ जो है उसमें उनमें ऐड नहीं किया जाता है, तो इसको ऐड करना चाहिए। मार्केट एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे कंसर्न है कि जो मार्केट ओपन किया गया है इसको मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट का एक्सेस है डेवलपिंग कंट्रीज़ से, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए डेवलप कंट्रीज़ मार्केट में भी। सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स जो है इसका यूज़ होना चाहिए, और जो टेक्निकल बैरियर्स है ट्रेड के लिए वो भी डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा, इसको भी यहाँ पे आप देखो कि बेटर तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि जो डेवलप कंट्रीज़ मेंबर है उनको यहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो कोई भी जो स्ट्रिंजेंट ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स है उसको यूज़ करे अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के पर्पज़ के लिए। इट मीन्स कि डेवलप कंट्रीज़ जो है अपने यहाँ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए अगेंस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए वो कोई भी यहाँ पे प्रोविज़न यूज़ नहीं कर सकते। डेवलपिंग कंट्रीज़ मेंबर जो है वो उनको यहाँ पे एग्जाम्प्ट करना होगा, यानी कि कोई भी ऑब्लिगेशन जिससे कि मिनिमम मार्केट एक्सेस हो तो उसको यहाँ पे बाहर रखे कि हर एक कंट्रीज़ को, चाहे वो डेवलपिंग हो, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनको मार्केट एक्सेस होना चाहिए। डेवलपिंग कंट्री मेंबर जो है उनको यहाँ पे अलाउ करना चाहिए कि वो अपने अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ जो टैरिफ बाइंडिंग है उसको वो मेंटेन कर सके। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हमने यहाँ पे देखा। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हम लोग देखे जो कि 1995 में आया है, WTO के तहत ये, और साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म हो एग्रीकल्चर ट्रेड और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को लेकर। साथ ही एग्रीमेंट में क्या क्या कवर किया गया, मार्केट एक्सेस होना चाहिए, डोमेस्टिक सपोर्ट होना चाहिए, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन होनी चाहिए। तीनों बॉक्स हम लोग देख लिए, उरुग्वे राउंड और दोहा राउंड भी हम लोग देखे। साथ ही क्या क्या कंसर्न इंडिया के द्वारा रेज किया गया है और अदर डेवलपिंग नेशंस का जो कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर है, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग देख लिए। तो आइए यहाँ पे WTO और जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, 2015 में ये पूछा गया था UPSC प्रीलिम्स में, ये आप लोग देख सकते हो। जो टर्म है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, पीस क्लॉज, ये न्यूज़ में हमेशा रहते, तो ये किसके कॉन्टेक्स्ट में, क्या FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, WTO, या फिर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सो सी, कितने सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। तो बस आपको इन तीनों में कुछ भी पता होगा तो आप लोग यहाँ पे करेक्ट मार्क कर सकते हो, विच इज़ C, WTO। अब ये देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। देखिए आपसे इसके डेप्थ में भी नहीं पूछ रहा है, हल्का फुल्का पूछ रहा है कि अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स आप कहाँ सुने हो, WTO के अफेयर्स में, सार्क, या फिर यूनाइटेड नेशन FCCC, या फिर इंडिया EU नेगोशिएशन। तो ये आप लोग देख सकते हो, द करेक्ट आंसर वुड बी A, WTO अफेयर्स। ये 2016 में है। अब देखिए 2017 में, 15, 16 और ये 17 है। WTO कितनी इंपॉर्टेंट है UPSC प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई है, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, जो कि यहाँ पे TFA है WTO का। TFA इज़ ए पार्ट ऑफ WTO का बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज ऑफ 2013। TFA कम इनटू फोर्स इन जनवरी 2016। अब यहाँ पे TFA के बारे में तो हम लोग नहीं देखे, लेकिन एक दो बात तो हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है। आप लोग देखो कि TFA के बारे में पूछा जा रहा है ये कम्प्लीटली, तो ये आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये 2016 में कहा जा रहा है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे ईयर कुछ भी UPSC यहाँ पे देता है तो वर्ड प्ले ये ज़रूर करता है और डिजिट प्ले भी ये ज़रूर करता है।
तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। आप लोग जाके ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। वैसे आप लोग प्रीवियस मंथ की भी देखते होंगे मेरे साथ, तो कनेक्टेड है तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इट मीन्स कि बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज अभी हम लोग देखें जो कि 2013 का है, तो वहीं पे ये TFA निकल कर आया और हम लोग इसको रेटिफाई भी किए, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। तो आप लोग देख लीजिए कि लगातार 3 साल से क्वेश्चन पूछा गया, 15 से 16 17, फिर इस बार न्यूज़ में है, तो फिर आपका जो है 2022 में क्वेश्चन बन सकता है। ओके, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। फिर भी कहीं डाउट क्वेरी सजेशन रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करके आप लोग आंसर ले सकते हो मुझसे। और आप लोग अगर मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो अगर ज्वाइन करनी है तो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाके मेल कर आप लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो ये आपका 2 महीने का है, 2 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे और दिसंबर मंथ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। मैं धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करते जाऊँगी, 3 4 5 इस तरीके से। तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। आप लोग का जो मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो काफ़ी यहाँ पे बूस्टअप हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं कल हम लोग। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, और हमारे साथ डेली वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो।